हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विषय गुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स की जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोग ने क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, आज से हम लोग क्लास 7 की साइंस की एनसीईआरटी जो है उसके शॉर्ट नोट्स डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे जिसमें हम लोग पादपों में पोषण, ठीक है, जैसे पादपों में पोषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, कितने तरीके के पोषण जो है पोषण की विधियां होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए हमारा अध्याय 1 जो है वो है पादपों में पोषण। इसमें सबसे पहले पोषक पदार्थ क्या होते हैं, क्योंकि पोषण पढ़ने से पहले हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि पोषक पदार्थ क्या होते हैं, और इनके बारे में हम लोग ने क्लास 6 में भी काफ़ी डिस्कशन किया था। पोषक पदार्थ जो हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल, ये सब जो है वो पोषक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। यानी ऐसा भोजन जिसमें अगर ये सारे जो पोषक पदार्थ दिए गए हैं ये अगर पर्याप्त मात्रा में, जितनी मात्रा में उनकी ज़रूरत है वो अगर उपस्थित हैं, तो ऐसे भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं या संतुलित भोजन कहते हैं। ठीक है, तो पोषक पदार्थ का काम क्या होता है? पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि, क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। मेनली ये जो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, एक तरीके से इसमें बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, और एनर्जी, ऊर्जा प्रदान, विभिन्न प्रकरणों, अलग अलग तरीके के काम करने के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। तो ये सभी जो पोषक पदार्थ हैं उनकी अलग अलग तरीके के वर्क हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग की जो विधि है उसी को यहाँ हम पोषण कहते हैं। पोषण क्या है कि उनके ग्रहण करने, भोजन की ग्रहण करने की विधि और उसकी यूज करने की विधि पोषण है। ठीक है, अब आती है पोषण, पादपों में पोषण की विधियां, जिनमें सबसे पहले है स्वपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं, या हम कह सकते हैं कि स्वपोषण विधि। ठीक है, तो स्वपोषी क्या होते हैं? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषण कहलाती हैं। ठीक है, तो अतः ऐसे पौधों को हम स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि देखिए पौधों में भी कई वेराइटीज होती हैं, जिनमें जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बाकी कुछ ऐसी वेराइटीज होती हैं वो होते पौधे हैं लेकिन वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और वो भोजन के लिए दूसरे पौधों पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ऐसे पौधे, यानी कि वो पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं। नेक्स्ट है विषमपोषी। विषमपोषी में क्या आते हैं? जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जंतु और अधिकतर अन्य जीव की बात की गई है। तो जाहिर सी बात है जो जंतु हैं या अन्य जीव हैं वो सब तो भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो है भोजन का निर्माण नहीं कर पाते, तो वो पौधों पे ही निर्भर करते हैं, अन्य पौधों पर जो भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं उन पर निर्भर करते हैं भोजन की प्राप्ति के लिए। तो ऐसे पौधे जो होते हैं उनको हम विषमपोषी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे की जो विधियां हैं उनको पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ जो मेथड हैं, जो ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि देखिए भोजन बनने की जो प्रक्रिया है उनमें मेनली जो पत्तियों का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए सबसे पहले है पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। पत्तियां जो होती हैं वो पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं, क्योंकि मेनली जो भोजन बनता है वो यहीं पे ही बनता है, तो इसलिए इसे खाद्य फैक्ट्री या फिर किचन कहा जाता है। पत्तियों तक जल, खनिज लवण को पहुंचाने में जड़ एवं तना दोनों की भूमिका होती है। जड़ क्या करती है? जल और खनिज लवण जो है उनको अवशोषित करने का काम करती है भूमि से, और जो तना होता है वो उनको जो है पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो दोनों ही का काम यहाँ पे जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का हो जाएगा। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों द्वारा वायु की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो पत्तियों में प्रवेश करती है। पत्तियों की सतह, निचली जो सतह होती है वहाँ पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनसे क्या होता है कि श्वसन के दौरान या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जब भी मतलब दोनों ही क्रियाओं में जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाएगी। ठीक है, वो उन्हीं छिद्रों से अंदर प्रवेश करती हैं। तो ये जो छिद्र होते हैं उनको हम क्या, और हाँ, ये जो छिद्र होते हैं वो चारों ओर से अपने द्वार कोशिका एक होती है जो प्रोटेक्टिव सेल होती है उसके द्वारा ये घिरे होते हैं। ठीक है, और इन छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा। मेनली जो द्वार कोशिका होती है उसका काम ये होता है कि छिद्र को खोलने और बंद करने का। ये जो रंध्र है, स्टोमेटा है, उसको ओपन और उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो डिपेंड करती है जो द्वार कोशिका है उसके वर्किंग पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन का निर्माण करती हैं। जल और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है मतलब उसको लेकर के
भोजन का निर्माण करती हैं तथा यह खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट के रूप में पत्तियों में संचित होता है। अब वो भोजन का जो निर्माण करती हैं वो भोजन क्या खाद्य पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, जो कि पत्तियों में संचित हो जाता है और उसमें जो प्रोडक्ट एक और जो बनता है वो ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन को मुक्त करती है। तो मेनली हमने देखा था कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें दो प्रोडक्ट लिए जाते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी हो जाएगी और एक जल हो जाएगा, उसको सूर्य की उपस्थिति में। और फिर हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो होती है क्लोरोफिल पिगमेंट, जो हरे पौधों में पाया जाता है, क्लोरोफिल के कारण हरा रंग होता है, ठीक है। तो ये जो क्लोरोफिल है सूर्य की प्रेजेंस में, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है वो ग्लूकोज यानी हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लूकोज होता है वो स्मॉल कंपोनेंट होता है, ठीक है। और पौधों का जो मेन खाद्य पदार्थों के रूप में जो भोजन एकत्रित होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो स्टार्च जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। तो ये जो है वो पत्तियों में संचित हो जाता है और ऑक्सीजन का जो उसमें ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो बाहर वातावरण में मुक्त कर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सभी जितने भी जीव हैं, वो पौधे हों, जंतु हों, कोई भी हो, सब में जो है जो सूर्य है वो ऊर्जा का चरम स्रोत होता है। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाती है। जब इसके बाद टेस्टिंग की जाती है, टेस्टिंग में क्या किया जाता है, वही हम लोग ने पहले भी किया था। स्टार्च की जब टेस्टिंग की जा रही थी कि लीव्स को बॉयल करके और फिर उसके बाद उसमें आयोडीन सोल्यूशन जब डालेंगे तो पर्पल कलर की हो जाएगी, ठीक है, या जो है कोई भी ब्लैक कलर जैसा उसमें शेप आने मतलब ब्लैक कलर जैसा आने लग जाएगा उसमें, ठीक है, स्टेन। तो ये जो है ये प्रेजेंस ये बताता है कि स्टार्च की उपस्थिति है। तो वही पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाती है। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के जो दूसरे हरे भाग हैं, क्योंकि पत्तियों के अलावा भी पादपों के जो दूसरे हरे भाग हैं जैसे कि हरे तने या शाखाएं, उनमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आप उदाहरण के तौर पर नागफनी देख सकते हैं, क्योंकि देखिए मरुस्थलीय जो मतलब एरिया होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि पानी की कमी होती है, तो पत्तियां कांटों का शेप ले लेती हैं या मतलब कि बहुत छोटी छोटी हो जाती हैं ताकि उनमें से जो है वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो कम हो जाए, ठीक है। तो और जो तने होते हैं वो मांसल और जो है मतलब ग्रीनी ग्रीनी हरे हरे खूब बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो अब हरे जो तने हैं, अब मेनली जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया का काम कौन करेगा, हरे तने ही करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद देखिए, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की जो है प्रेजेंस में ही मेनली हरा रंग आता है। तो आप देखिएगा अन्य रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल और भूरे अथवा अन्य वर्णक, मतलब लाल रंग की होती हैं, कुछ भूरे रंग की होती है, कुछ और अलग रंग की होती हैं, ठीक है। तो अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरा रंग जो होता है उसको ढक लेते हैं, ठीक है। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अलग कलर की हमें अगर पत्तियां दिख रही हैं, उनमें हरा रंग नहीं है या दूसरे जो है रंग है, तो हम ये कहें कि इनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, तो ये गलत होगा। उनमें भी होती है, बस उसमें अन्य जो वर्णक होते हैं वो क्लोरोफिल का जो हरा रंग होता है उसको ढक लेते हैं, ठीक है। तो बस यही है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, ये स्टोमेटा ये दिखाया गया है, ठीक है। ये जो बीच में है बीन शेप का, ये स्टोमेटा है, रंध्री द्वार यहाँ पे दिखाया गया है। इसके साइड साइड में जो सेल्स हैं उनको हम द्वार कोशिका कहते हैं, यही इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करती हैं। ये पत्ती की जो सतह है उसका दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ पे दिखाई गई है कि सूर्य के प्रकाश जब इसे लीफ पर पड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड जब इनको मिलती है, ठीक है, तो ये लीफ जो है ये भोजन बनाती है। और हाँ, किसकी प्रेजेंस में, पत्तियों में क्लोरोफिल की प्रेजेंस ये बताती है कि वो ग्रीन कलर का है, ठीक है। जल एवं खनिज लवण तो यहाँ से मिल ही रहा है। अब इसकी उपस्थिति में क्या होगा, ये भोजन का निर्माण करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी जो ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मंड के फॉर्म में वो पत्तियों में स्टोर हो जाएगा। बस ये हो जाएगी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब यहाँ पे दिखाया गया कि अलग अलग रंग की जो पत्तियां हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या इन पत्तियों में जो है मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। बस ये क्या है, क्लोरोफिल का जो हरा रंग है उसको ये ढक लेती हैं, अन्य जो वर्णक होते हैं, कलर होते हैं, वो उसके रंग को ढक लेते हैं, इस वजह से ऐसा है। आगे देखिए, शैवाल। शैवाल क्या होते हैं, शैवाल गीली दीवारों पर, तालाब या ठहरे हुए पानी आदि में हरे अवपंखी आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। यह भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि इनमें भी हरा रंग पाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये हम कह सकते हैं कि प्लांट की सबसे जो निम्न यानी शुरुआती जो प्रणाली है, जो प्रजाति है सॉरी, तो ये जो है उसमें आएंगे कि इनमें जो है लीफ या रूट वगैरह में डेवलपमेंट, मतलब लीफ रूट और इन सब का डेवलपमेंट नहीं होता, ये जो है पहली पीढ़ी के हो जाएंगे, ठीक है, प्लांट।
तो इनमें भी हरा रंग है, तो जाहिर सी बात है ये भी अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। फिर आता है प्रकाश संश्लेषण। अभी हम लोग ने प्रकाश संश्लेषण की थोड़ी बहुत प्रोसेस पढ़ी, अब जो उसमें बाकी का रह गया है वो हमें यहाँ पे देखना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधों में कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें मेन कंपोनेंट होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, उनका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। परंतु पौधे अन्य खाद्य पदार्थ जिनमें नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है, उनके लिए मिट्टी से नाइट्रोजन के जो यौगिक हैं, मतलब उनको उनके यौगिक के रूप में प्राप्त करते हैं। तो कैसे कि कुछ विशेष जीवाणु जो गैसीय नाइट्रोजन, क्योंकि वातावरण में जो नाइट्रोजन पाई जा रही है उसको वो डायरेक्ट यूज तो नहीं कर सकते, तो इसलिए मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, नाइट्रोजन को उनके यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं और मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन की अगर प्राप्ति करनी होती है तो उनके यौगिकों के रूप में ये नाइट्रोजन प्राप्त कर ली जाती है। इसमें एक कंपोनेंट है, आपने देखा होगा कि जो मिट्टी की उर्वरकता है, ठीक है, उसके लिए नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, मोस्टली तो नाइट्रोजन है, उसके बाद फास्फोरस है, और भी कुछ जो है कंपोनेंट है जिनकी प्रेजेंस जरूरी होती है मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए, फर्टिलिटी को, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि जो प्रोटीन एक ऐसा कंपोनेंट है हमारे पोषक तत्वों में, उस प्रोटीन में ये जो पदार्थ है इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। तो इसलिए प्रोटीन अक्सर करके आपको जो दालें होती हैं उनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो दालों में जो उनकी जड़ें होती हैं, रूट होती हैं, उनमें जो नूडल्स मतलब उनमें जो नोट्स होते हैं, ठीक है, उनमें ये जो बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन, वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसको उसको यौगिक में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके, ठीक है, उसमें उसके द्वारा फिर उनको यूज़ कर लिया जाता है। तो इस तरीके से उनको जो है नाइट्रोजन की प्राप्ति हो जाती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ अन्य पौधे, पादपों के पोषण की थोड़ी सी कुछ अन्य विधियाँ कौन कौन सी हैं, जिनमें सबसे पहले देखिए परपोषी। परपोषी क्या होते हैं? ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, अतः भोजन प्राप्ति के लिए किसी अन्य पौधे पर आरोहित होते हैं, तो ऐसे पौधों को हम परपोषी कहते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो ये अपना भोजन स्वयं तो नहीं बना सकते, इस वजह से। परजीवी क्या होते हैं? परजीवी, जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल अमरबेल ले लीजिए। परजीवी जैसे जो पादप हैं, ये परपोषी, जो कि अपना भोजन ऑलरेडी दूसरे पौधों से प्राप्त कर रहे हैं, इनको अमूल्य पोषक, जो इनको पोषक तत्व दूसरे पौधे से प्राप्त होने चाहिए, वो पोषक तत्व से इनको वंचित कर लेते हैं। कौन? परजीवी। और वो सारा अपना यूज कर लेते हैं, ठीक है, अपना जो पोषण है वो तो उनको मिल ही रहा है, साथ ही साथ जो परपोषी हैं, जो बेचारे जो मतलब दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं, उनके पोषक तत्वों को भी ये अमूल्य पोषक तत्वों को वो ले लेते हैं, उनसे वो वंचित हो जाते हैं, तो इन्हें परजीवी कहते हैं, ठीक है। अमरबेल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद आता है कीट भक्षी पादप। ये क्या होते हैं? ऐसे पौधे जो नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए कीटों तथा छोटे जीवों का भक्षण करते हैं, कीट भक्षी पादप कहलाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा पिचर प्लांट है, घटपर्ली है, ठीक है, इन सब में जो वो घड़े जैसा शेप होता है, उसमें जब कोई कीट वगैरह जो आता है उनके पास, तो उसको मतलब उसमें ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। मेनली उसका मकसद यही होता है कि नाइट्रोजन की जिस जगह वो उग रहे होते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, और उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो कीड़े मकोड़े या छोटे जो जीव होते हैं उनसे इसकी कमी को पूरे करते हैं। तो इस वजह से हम इनको आंशिक रूप से विषमपोषी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो भी जो घटपर्ली होते हैं ये भी हरे होते हैं, तो जाहिर अपने भोजन का निर्माण तो करेंगे, लेकिन इनमें नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो दूसरे जो कीड़े हैं या छोटे जीव हैं उन सब पर निर्भर करते हैं। तो इस वजह से हम इनको आंशिक रूप से विषमपोषी कह सकते हैं। तो इनमें आपके उदाहरण में हो जाएंगे वीनस फ्लाई ट्रैप और सैंड्यू। वीनस फ्लाई ट्रैप वही घटपर्ली को कहेंगे, ठीक है, सैंड्यू हो जाएगा। इसके बाद आते हैं मृतजीवी। मृतजीवी क्या होते हैं? ऐसे जीव जो किसी मृत एवं विघटित जैव पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मरे हुए या जो है सड़े गले, जो विघटित यानी सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनसे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। उदाहरण में जैसे आपके है कवक कवक या फंजाई, ये क्या होते हैं? अचार है, चमड़ा है, कपड़ा है, अन्य पदार्थों पर ये उगते हैं। इसके साथ ही ये नम और उष्ण, जो थोड़े से गर्म और नमी वाले जो स्थान होते हैं वहां पे भी ये उगते हैं। यीस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक, यहाँ पे यीस्ट और छत्रक जो है, छत्रक यहाँ पे मशरूम को कहा जा रहा है, तो यीस्ट और छत्रक जो है ये भी कवक के ही एक रूप हैं। ये इस तरीके के जो कवक होते हैं ये उपयोगी होते हैं, इनका जो है खाने की जो चीज़ें होती हैं, और मशरूम जो होता है वो तो उनकी सब्जियां बनती हैं, तो खाने पीने में खाद्य पदार्थों के रूप में इनका यूज़ होता है, तो ये उपयोगी होते हैं। ऐसे ही कुछ जो कवक होते हैं वो औषधि के रूप में भी उपयोग उनका होता है, जैसे कि आपके पास है ये एक फंजाई है, पेनिसिलियम नोटेटम।
पेनिसिलियम नोटेटम जो है ये एक फंजाई है जिससे पेनिसिलिन एक मेडिसिन है बनाई जाती है। तो इस तरीके से हम देखें कि कवक जहाँ हार्मफुल है वहाँ यूजफुल भी है। ठीक है, जहाँ पे जो फंजाई है उनसे जो रिंग वर्म वगैरह हो जाता है, डिजीज होती हैं, वो जहाँ पे योग मतलब कि उपयोगी हैं वहाँ पे वो हार्मफुल भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इसमें देखिए सबसे पहले है ये परपोषी पादप पर अमर बेल। परपोषी पादप पहले तो जो है एक ट्री है जिस पर परपोषी पादप है, उनके ऊपर अमर बेल जो कि परजीवी है वो उसके ऊपर है। ठीक है, यानी कि वही जो हम लोग ने परजीवी के बारे में पढ़ा कि इनके जो इंपॉर्टेंट पोषक पदार्थ जो कि परपोषी को मिलने चाहिए थे वो भी अमर बेल लिए ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है घटपर्ली जो पौधे हैं उनके बारे में है कि किस तरीके से ये पिचर प्लांट जो इंसेक्ट हैं उनको अपने ये जो घड़े जैसा शेप है इसमें इसको ट्रैप कर लेते हैं। तो ये क्या नाइट्रोजन की कमी को करने के लिए बस करते हैं। ठीक है, ये दिखाया गया है ब्रेड पर उगती कवक का जो है दिखाया गया कि कवक जो है वो मृत जीवी में आते हैं, सड़ी गली जो पदार्थ होते हैं उन पर ये उगते हैं। इसी के अलावा यहाँ पे एक छत्रक में ये मशरूम का दिखाया गया है कि छत्रक के पैकेट सड़ी गली वस्तु पर उगा छत्रक। दो जो है यहाँ पे दिखाया गया, मशरूम की एक पैकेट पूरी दिखाई गई कि मशरूम कैसे मतलब कि पैकेट में रखा हुआ है, और दूसरा कहाँ उग रहा है वो भी दिखाया गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको देख लेते हैं एक बार। सहजीवी संबंध क्या होता है? कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे लाइकेन है। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन शैवाल और कवक का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो ये दोनों सहजीविता प्रदर्शित करते हैं, शैवाल और कवक दोनों एक साथ मिलकर के, उनको लाइकेन कहा जाता है। सॉरी, जो कवक है वो क्या करता है? शैवाल को रहने की जगह देता है। ठीक है, क्योंकि ऐसी जगह जहाँ पे शैवाल या जो भी पेड़ पौधे नहीं उग सकते तो वहाँ पे जो कवक है वो उग करके उसके ऊपर शैवाल को, क्योंकि उसको जो है पानी, खनिज लवण, इन सब की जो ज़रूरत होती है इसको ये प्रोवाइड करता है जो कवक होता है। ठीक है, और बदले में जो शैवाल होता है वो क्या देता है? शैवाल में ग्रीन कलर पिगमेंट होता है तो वो भोजन बनाता है, भोजन बना करके वो भोजन जो है उनको देने का काम करता है। तो दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं बल्कि एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो यही जो है सहजीवी संबंध होता है। तो ये है लाइकेन का। इसी के साथ ही कुछ वृक्षों की जड़ों में रहने वाले जो कवक होते हैं वो भी सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है साइकस की कोलोराइड रूट। साइकस की जो रूट है ये सिर्फ साइकस जो पौधे होते हैं उनमें जो कोलोराइड रूट की ही स्पेशलिटी यहाँ पे दिखाई गई है। इनमें क्या होता है? जो कवक होते हैं वो इन रूट में रहते हैं। इनका क्या काम क्या होता है कि ये जो है पौधों को जो खनिज लवण है या जल है इनकी पर्याप्त मात्रा उनको प्रोवाइड कराते हैं, और बदले में उनको जो है जो साइकस के पेड़ पौधे जो होते हैं वो उनको रहने की जगह देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा है मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति। अब पुनः पूर्ति कैसे होगी ये यहाँ पे देखते हैं। जैसे पादप मृदा से खनिज तत्व, खनिज पादप में जो मतलब मृदा है उनमें खनिज तत्व कौन कौन से होंगे? नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है आदि। तो पादप क्या करते हैं? इन सभी खनिज जो तत्व हैं उनको अवशोषित करते हैं, जिससे मृदा में इनकी कमी, अब जाहिर सी बात है इनका बार बार यूज होता जाएगा तो मिट्टी में इनकी कमी तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो इससे कमी जो हो जाती है इसको पूरा करने के लिए उर्वरक, फर्टिलाइजर और खाद का प्रयोग किया जाता है। तो मेनली जो फर्टिलाइजर या खाद वगैरह जो होते हैं उनमें नाइट्रोजनी जो पदार्थ होते हैं वो प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसके साथ साथ आपके जो पोटेशियम, फास्फोरस है ये भी मतलब पोषक पदार्थ उसमें खनिज तत्व जो हैं वो उपस्थित होते हैं। अब क्या है, जैसे फसल कटाई के बाद भूमि में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, क्योंकि क्या है कि फसल के दौरान में जो पौधे जो है मतलब कि भूमि पे लगे होंगे उन्होंने क्या है कि भूमि से खनिज लवण, खनिज तत्व और नाइट्रोजन इन सब का यूज़ कर लिया होगा। ठीक है, अपना जो भी प्रोडक्ट बना था उनमें। तो जब उनकी कटाई हुई, फसल की कटाई हुई, तो अब जो भूमि है उनमें नाइट्रोजन की जो है कमी हो गई या जो खनिज तत्व हैं उनकी कमी हो गई। लेकिन और क्या है, पौधे वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उनको सीधा अवशोषित तो कर नहीं सकते, तो अब इनकी पूर्ति के लिए क्या किया जाएगा? तो और मतलब वो सीधा अवशोषित नहीं कर सकते, वो जो नाइट्रोजन होती है इसको विलेय पदार्थ, विलेय यौगिक जो है उनके रूप में ही वो प्राप्त करते हैं। तो इसलिए जो चना, मटर, मूंग और सेम या अन्य जितने भी फलीदार पौधे जो होते हैं उनकी जड़ें, उनकी जो जड़ें होती हैं, ठीक है, उनमें नोड्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक, तो उनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। ये जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं ये क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में
परिवर्तित कर देते हैं। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें होता है। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए कि जो है अगर हम जैसे एक फसल अगर कट गई, ठीक है, तो उसके बाद हमें पता है कि नाइट्रोजन और अन्य जितने भी खनिज तत्व उनकी कमी हो गई, तो प्रचुर मात्रा में तो नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि अब उस खेत में दूसरी फसल उगाने की बजाय ये जो दालें हैं, चना है, मटर है, मूंग है, इनकी जो है मतलब इनमें से किसी की भी फसल वहाँ पे उगा दी जाए। तो अगर हम इसकी फसल उगा देते हैं तो क्या होगा, पहले बात तो ये जो पौधे हैं इनको तो ज़रूरत है नहीं नाइट्रोजन वगैरह की, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी जो इनकी जड़ों में उपस्थित जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, नाइट्रोजन को, वायुमंडल की नाइट्रोजन को ऑलरेडी ये कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसके एक तो इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, दूसरा इनकी फसल कटने के बाद भूमि की उर्वरकता एकदम बरकरार रहती है। यानी अगली फसल अगर हम उगाएंगे तो उसके लिए भी हमें अलग से उर्वरक जो मतलब कि जो फर्टिलाइजर्स हैं इन सब की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी। ठीक, तो ये एक बेनिफिट होता है। और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे कही गई कि जो राइजोबियम है, ये जो राइजोबियम जीवाणु है, ये सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा जो नोड्यूल्स हैं, ये जो दालों, चना, मटर, मूंग, सेम वगैरह या फलीदार जो पौधे होते हैं, इनके नोड्यूल्स में राइजोबियम जीवाणु को रहने की जगह मिलती है। ठीक है, और दूसरा ये क्या बेनिफिट देते हैं, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को जो है यौगिक के फॉर्म में कन्वर्ट करके पौधों को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पे एक दूसरे से सहजीविता प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लास 7 की साइंस की एनसीईआरटी का, जो पूरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और एक चीज़, क्योंकि 7th क्लास में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी, तो इसलिए इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और कोशिश करिएगा शेयर करने की। ठीक है, और मतलब इसका चाहिएगा तो मतलब नोट्स, अपना शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।